हाँ जी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? फटाफट से रिप्लाई कीजिए बेटा। ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। लाइक करो सब गाइस। हाँ हाँ, तोड़ दो लाइक बटन। वेरी गुड नालायक। चलिए, तांत्रिक बाबा की जय। गौरसलन नालायक। हाँ, आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो लास्ट क्लास में हम लोग अपना पार्ट पढ़ रहे थे, जहां पे हमने अपना रजिस्ट्रेशन और नॉन रजिस्ट्रेशन की बातें की थी गाइस। अब उसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं, और आज हमने एक पार्ट अपना जो कंटिन्यू करना था वो हम पढ़ने वाले कि अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन हो या ना हो। प्लीज पूरा फोकस सामने गाइस। नॉर्मली हमने एक चीज सीखी कि भैया अगर फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है, अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी इफेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां पर पार्टनर्स के पास में, चाहे वो रजिस्टर्ड फर्म के हो या ना हो, उनको कुछ बेनिफिट्स, कुछ राइट्स दिए गए हैं। तो उन्हीं राइट को हम पढ़ने वाले हैं, उसके बाद ये पार्ट हमारा खत्म होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। हेडिंग बनाओ, लिखो। इनिशियली हम पढ़ रहे थे रजिस्ट्रेशन का, हम पढ़ चुके थे, हमें पढ़ना था नॉन रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट, इसमें हम कॉन्सिक्वेंस पढ़ रहे थे। चलो अब बात करते हैं। तो लिखो लिखो लिखो, हेडिंग बनाओ, नोट करो बेटा इस पार्ट को। लिखो केसेस, हेडिंग बना, उसी के बाद जहां कल लिखा था उसके बाद लिखो हेडिंग, लिखो केसेस वेयर where there is no effect, where there is no effect, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। किसके ऊपर? लिखो ऑन द राइट्स ऑफ, ऑन द राइट्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के राइट पर जहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। किस बात का बेटा? अगर फॉर्म अनरजिस्टर्ड है, मतलब आई कैन यूज द वर्ड इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड फॉर्म। पूरा फोकस सामने। इन केस ऑफ नॉन के कुछ राइट्स अफेक्ट नहीं होते। तो वो कौन कौन से राइट अफेक्ट नहीं होते? कौन कौन से राइट अफेक्ट नहीं होते? तो नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन, पहले याद करेंगे फिर सीखेंगे, लिखेंगे इस पार्ट को। सबसे पहला राइट, क्रिमिनल केस। भाई साहब, सिंपल सी बात, आपकी फॉर्म रजिस्टर्ड है या नहीं है, फिर भी अगर मान लो चोरी हो गई, तो किसी ने प्रॉपर्टी को आग लगा दी, तो सोचो ध्यान से। एग्जाम्पल के लिए किसी पर्सन ने फॉर्म को डिस्ट्रॉय, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, डिस्ट्रॉय कर दिया। उस सिचुएशन के अंदर, उस केस के अंदर, क्या फर्म के पास ये राइट नहीं होगा क्या कि वो केस फाइल कर सके? एग्जैक्टली बेटा, यस। बताओ, क्या फर्म के पास ये राइट नहीं होगा क्या वो केस फाइल कर सके? यस और नो, टेल मी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रिया यस बेटा, सिद्धार्थ एग्जैक्टली, आराध्या आदि यस बेटा, असलन होगा। तो लिखते हैं अपने उन्हीं सारे केसेस को नंबर वन बाय वन। तो फर्स्ट लिखो बेटा, लिखो ए पार्टनर या एनी पार्टनर, यू कैन यूज द वर्ड, लिखो एनी पार्टनर, नोट करो, एनी पार्टनर और दी फॉर्म। कौन सी? आई कैन यूज ऑफ नॉन या अनरजिस्टर्ड फॉर्म, एनी पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फॉर्म। लिखो कैन फाइल ए शूट, वो केस डाल सकता है। कैन फाइल ए शूट, केस डालने का राइट है। कौन सा केस? लिखो क्रिमिनल शूट, क्रिमिनल शूट। क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए, क्रिमिनल पार्ट के लिए किसी भी पार्टनर को राइट है किस पे? फाइल ए शूट अगेंस्ट, लिखो, नोट करो, अगेंस्ट दी थर्ड पार्टी, चाहे वो थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो। नॉर्मली कल हम लोगों ने सीखा था बेटा कि थर्ड पार्टी पर केस डालने का राइट नहीं होता, याद है ये बात? एग्जैक्टली तो कल हमने सीखा था कि थर्ड पार्टी के पास में केस फाइल करने का राइट नहीं होता, केस फाइल थर्ड पार्टी के ऊपर। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल केस है तो वो केस फाइल करने का राइट होता है, इवन दी फॉर्म इज अनरजिस्टर्ड, तब भी राइट बनता है। दूसरा, और एनी अदर पार्टनर, या अगर मान लो ये क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कोई पर्सन था, कोई पार्टनर था, तो कोई पार्टनर भी है, तो पार्टनर हो या थर्ड पार्टी हो, दोनों के ऊपर केस फाइल करने का राइट है आपकी अनरजिस्टर्ड फॉर्म को। बोलो क्लियर हुआ? याद रहेगा? याद रहेगा? नाइस बेटा, एग्जैक्टली। तो पॉइंट क्या बनेगा? एग्जांपल लिख लो इसमें। इन केस ऑफ थेफ्ट, चोरी हो गई, या प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड बाय फायर, किसी ने आग लगा दी प्रॉपर्टी को, द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्म डिस्ट्रॉयड बाय फायर, या इसके अलावा किसी भी और तरह का क्रिमिनल ऑफेंस अगर होता है, तो बेटे याद रखना उन पार्टनर्स उस फॉर्म के पास में ये राइट है कि वो चाहे थर्ड पार्टी क्यों ना हो, वो केस फाइल कर सकता है। बोलो क्लियर हो गया? डन 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 डन, क्लियर है? यस और नो, बोलो यस और नो, क्लियर, डन डन। चले आगे बढ़े, नोट इट।
आते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछता हूं, रिप्लाई करना, पहले पूछूंगा फिर लिखेंगे इस पार्ट को, ठीक है? डन सर, ओके नाइस, यस बेटा। दूसरा पार्ट, क्या फर्म रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, दोनों ही सिचुएशन में जो पार्टनर है उस फर्म का, क्या उसे राइट है या नहीं है कि वो फर्म का डिसोल्यूशन, फर्म के डिसोल्यूशन के लिए केस फाइल कर सकता है? मतलब एग्जांपल के लिए मान लो, अगर किसी फर्म में, अगर किसी फर्म में कोई पार्टनर, फर्म भी कौन सी, पार्टनरशिप एट विल, याद आया? तीन तरह की पार्टनरशिप सीखी थी, और जनरल केसेस में आपको जो पार्टनरशिप मिलती है दैट इज पार्टनरशिप एट विल। तो वहां पर अपने वर्ड पढ़ा डिसोल्यूशन, याद है? डिसोल्यूशन बाय नोटिस। अगर एक सिंगल पार्टनर भी ऐसी फर्म में नोटिस दे दे बाकी पार्टनर को डिसोल्यूशन करने के लिए, तो फर्म को डिसॉल्व करना होता है। याद आई बात? तो जवाब दो बेटा, चाहे फर्म अनरजिस्टर्ड हो, तो क्या उसके पार्टनर को भी राइट है कि फर्म को डिसोल्यूशन करवा पाए, या फर्म की डिसोल्यूशन के बाद में फर्म की प्रॉपर्टी को रियलाइज करवा पाए? टेल मी यस और नो। कर सकता है। नाइस नाइस नाइस। हाँ, एक्सेप्शनल पॉइंट है अभी बेटा, ये एक्सेप्शन ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट का, यस 100% एग्जैक्टली। तो लिखो, नोट करते हैं। नंबर टू, नंबर टू, नंबर टू, टू टू कौन सा है? लिखो, लिखो एनी पार्टनर, नोट करना, एनी पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म, एक अनरजिस्टर्ड फर्म का कोई भी पार्टनर, कोई भी पार्टनर लिखो, कैन फाइल ए शूट, वो केस फाइल कर पाएगा कोर्ट में। अब केस कहां डालेगा? कोर्ट में डालेगा, सिंपल सी बात। तो कैन फाइल ए शूट किसके लिए? लिखो, फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म को डिसॉल्व कराने के लिए, बेटे याद रखना, फर्म को डिसॉल्व कराने के लिए वो केस फाइल कर सकता है। नंबर टू, फॉर रियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, फर्म की प्रॉपर्टी को रियलाइज करवाने के लिए केस फाइल कर सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन? मतलब सिंपल सी बात, जब फर्म डिसॉल्व होगी तो फर्म की प्रॉपर्टी को रियलाइज करना, कितना पैसा आएगा, कितना बेचने के बाद जो उधार चुकाया जाएगा, तो उसके लिए भी केस फाइल कर सकता है। और तीसरा मुझे बताओ, बेसिक क्वेश्चन बताओ, क्या वो फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई कर सकता है? यस, आंसर इज कैन वेरीफाई, और आई कैन यूज द वर्ड इंस्पेक्ट, वो इंस्पेक्शन भी कर सकता है। किसका? द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म। तो याद रखना बेटा, ये राइट्स उसके पास दिए हैं, लीगल राइट्स हैं, और अगर किसी पार्टनर को अलाउ नहीं किया गया तो वो केस फाइल करके भी ये राइट आपसे ले सकता है। बोलो, क्लियर हुआ? डन रहेगा। पहला डिसोल्यूशन, दूसरा रियलाइजेशन, तीसरा इंस्पेक्ट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बेटा क्लियर हो गया? डन 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 डन, क्लियर हो गया? एक दो तीन, चले अगला प्रश्न, मेरा अगला प्रश्न, थर्ड क्वेश्चन, रिप्लाई करना बेटे। अगर when it comes to the word realization of property of the firm, जब बात हो रही है रियलाइज करने की, दैट मींस फर्म की असेट्स को बेचा जाएगा, और बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा, बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा, उस पैसे से फर्म की लायबिलिटी चुकाई जाए। तो इस काम के लिए कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट करता है बेटा, जिसे हम पार्टनरशिप में नाम देते हैं ऑफिशियल रिसीवर। क्या बोल रहा हूं मैं? ऑफिशियल रिसीवर। द वर्ड ऑफिशियल इज फ्रॉम द कोर्ट के लिए बोला गया। तो जब कोर्ट किसी पर्सन को अपॉइंट करता है कि फर्म की प्रॉपर्टी को रियलाइज करके उसके सामान को बेचकर पैसा लाया जाए और पैसे से लायबिलिटी चुकाई जाए, तो टेल मी, अगर मान लो फर्म अपॉइंट नहीं करी है, कोई पर्सन उसके लिए केस नहीं फाइल कर रहा, तो क्या कोई भी पार्टनर कोर्ट में केस फाइल कर सकता है ऑफिशियल रिसीवर को अपॉइंट करने के लिए? बताओ बताओ। When it comes to dissolution, realization, तो क्या कोई भी पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कि भैया एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट किया जाए? आंसर इज यस, वेरी गुड, क्लियर, नाइस। तो क्या पॉइंट मानेंगे? लिखो, लिखो एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर, वो कॉमन लाइन क्या है? ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म क्या कर सकता है? लिखो, पार्टनर कैन अप्लाई फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ, वो अपॉइंटमेंट के लिए, किसका? द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल रिसीवर, कि भैया कोर्ट को बोलेगा एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट कर दो। अगर कोर्ट नहीं कर रहा तो क्या बोलेगा? वो अप्लाई कर सकता है ऑफिशियल रिसीवर के अपॉइंटमेंट के लिए। और याद रखना, ये उसका राइट है, ये उसका राइट है। बोलो, क्लियर हुआ? तो एक दो तीन चार, तीन क्लियर हो गए, तीन तक क्लियर है बेटा? फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट था क्रिमिनल शूट, याद रखो। दूसरा क्या था?
डिसोल्यूशन, रिलेशन एंड बुक्स ऑफ अकाउंट। थर्ड क्या है? ऑफिशियल रिसीवर को अपॉइंट करने वाली बात। डन रहेगा? क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आते हैं गाइस। द नेक्स्ट वन इज, सुनो, फोर्थ सर पहले पूछ तो लो। अच्छा पूछूंगा, चलो पहले पूछता हूं क्वेश्चन। आप लोगों ने कल वाली क्लास में एक चीज जानी थी कि थर्ड पार्टी ने अगर किसी अनरजिस्टर्ड फॉर्म या उसे किसी पार्टनर पे केस फाइल कर दिया, किसी अनरजिस्टर्ड फॉर्म या उसके पार्टनर पे केस फाइल कर दिया, तो वहां पर फर्म को ये राइट नहीं था, या फर्म को ये राइट नहीं है कि अगर क्लेम की अमाउंट 100 रुपए से ऊपर की हो, क्लेम की अमाउंट 100 रुपए से ऊपर की हो, तो उसे फुल सेटलमेंट कर सके, सेट ऑफ कर सके। याद है ये बात? तो ये तो वहां था एक्सीड्स ₹100। लेकिन मुझे बताओ, अगर कोई क्लेम की अमाउंट 100 रुपए से नीचे की, जो कि मजाक है खुद में, जबकि ऐसा होता ही नहीं प्रैक्टिकली, बट लोगों का प्रोविजन कहता है अगर 100 रुपए से नीचे की अमाउंट का क्लेम किसी ने डाला, 100 रुपए से नीचे की अमाउंट का क्लेम किसी ने डाला, तो क्या वहां पर सेट ऑफ करने के लिए राइट है किसी पार्टनर के पास या फर्म के पास? टेल मी। इफ द अमाउंट ऑफ क्लेम डज नॉट एक्सीड ₹100, वहां था एक्सीड ₹100, तो नो क्लेम सेट ऑफ। बट इफ डज नॉट एक्सीड ₹100, तो बेटा बताओ क्या राइट है, हाँ या ना, कि वो उसमें सेटलमेंट कर सके, सेट ऑफ कर सके? एग्जैक्टली, यस। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन बेटा। मैंने ये बोला है कि अगर मान लो थर्ड पार्टी ने केस फाइल किया फर्म के ऊपर, फर्म थी अनरजिस्टर्ड, समझना, थर्ड पार्टी ने केस फाइल किया, फर्म थी अनरजिस्टर्ड, फर्म, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा, लेकिन जो क्लेम थर्ड पार्टी मांग रही है वो है 99 रुपीज का, टेल मी, या 90 रुपीज का। तो उस सिचुएशन में क्या वहां पर फर्म के पास ये राइट है कि वो उससे सेट ऑफ कर सके? यस। अब क्लियर हुआ क्या बोला मैंने? तो आंसर इज यस, यहां पर यस है, क्योंकि मैंने बोला लेस देन 100 रुपीज। नाइस, वेरी गुड। तो लिखो, नोट करते हैं, लिखो एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर या फिर वो फर्म जो कि अनरजिस्टर्ड है, लिखो कैन मेक या कैन सेट ऑफ, कैन सेट ऑफ, फुल सेटलमेंट कर सकती है विद द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के साथ। कब कर सकती है? क्वेश्चन ये है। तो लिखो इफ द अमाउंट ऑफ क्लेम, नोट करो, लिखो इफ द अमाउंट ऑफ क्लेम, जो क्लेम मांगा गया है, लिखो डज नॉट एक्सीड, अगर वो एक्सीड ना करे बेटे ₹100, 100 रुपए से ऊपर का क्लेम अगर ना हो, वहां था एक्सीड, यहां लिखा है मैंने डज नॉट एक्सीड, 100 रुपए से ऊपर नहीं है, तो सेट ऑफ करने का राइट उस फर्म के पास भी होता है। बोलो क्लियर हुआ? ये तो इजी था, उसका उल्टा पार्ट था ये वाला हमारे पास में। डन है? चले। अच्छा लास्ट पूछता हूं, एक और बताओ, फिफ्थ प्रोविजन लिखता हूं, पहले पूछूंगा, रिप्लाई करना, ठीक है? जवाब दो एक बात का, एक क्वेश्चन और पूछता हूं, ठीक है? क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन समझते चलो ध्यान से। फॉर्म डिसॉल्व हो रही है बेटा, सोचना, अनरजिस्टर्ड फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, और डिसोल्यूशन के बाद में, डिसोल्यूशन के टाइम पर अगर बाकी पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि भैया अब उस फर्म के सेम बिजनेस को ऑल ओवर दी वर्ल्ड, या मीन एग्जांपल के लिए विद इन द लोकल लिमिट्स कंटिन्यू नहीं किया जाए, रिपीट कर रहा हूं, वो चाहते हैं कि वो सेम पार्टनर सेम बिजनेस कंटिन्यू ना करें, और मान लो किसी ने कंटिन्यू कर लिया, तो क्या बाकी पार्टनर, उस फर्म के बाकी पार्टनर उस पर्सन पर केस फाइल कर सकते हैं? बताओ बताओ बताओ। मना कर दिया, आपस में अग्री कर लिया कि केस फाइल, एग्जांपल के लिए सेम काइंड ऑफ बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा डिसॉल्व होने के बाद, बताओ इन द लोकल लिमिट्स, और कर लिया तो केस फाइल करने राइट है? आंसर इज यस बेटा, अभी है। नॉर्मली पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर लेते हैं, डिसोल्यूशन का मतलब है कि डिसॉल्व फॉर्म अपने आप हो गई, अग्रीमेंट ब्रेक हो रहा है भाई साहब। जब आपका अग्रीमेंट ब्रेक हो गया, सेम आप जिस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे थे, जिस बिजनेस को आप कंटिन्यू कर रहे थे बेटा, सोचो अब उसी बिजनेस को बंद कर रहे हो, और पता चला कि आज बंद किया, कल सेकंड पार्टनर ने चालू कर दिया बिजनेस सेम टू सेम, तो आप उसे रेस्ट्रिक्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे लीगली? बताओ बताओ, रिप्लाई करो। वेरी गुड सिद्धार्थ, कर पाएंगे सर। क्या आप उसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो एज ए पार्टनर? टेल मी। नाइस, कर सकते हैं, लिखो, वेरी गुड। तो नोट करते हैं, लिखो एनी पार्टनर, एनी पार्टनर आ, या फिर बोलू फर्म, कौन सी फर्म लिख रहा हूं मैं बार बार, ये अनरजिस्टर्ड फर्म,
एनी पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म, लिखो, इज हैविंग द राइट टू रेस्ट्रिक्ट, क्या आपके पास ये राइट है कि आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, राइट टू रेस्ट्रिक्ट ऑन अदर पार्टनर्स, बाकी पार्टनर्स पर आप ये राइट रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, दैट नॉट टू हैव, क्या बोलूं, दैट नॉट टू हैव, नॉट टू हैव द सेम बिजनेस, not to have the same business after the dissolution of firm, कि भैया सेम बिजनेस को, नॉट टू हैव सेम बिजनेस इन द लोकल लिमिट्स, जहां पर बिजनेस कर रहे थे, इन द लोकल लिमिट्स, लिखो कब, आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ सच फर्म, एक बार आपने बिजनेस बंद कर दिया तो बाद में सेम बिजनेस बाकी पार्टनर कंटिन्यू नहीं करेंगे, इस बात को लेके अग्रीमेंट कर सकते हो, रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। बोलो क्लियर हुआ? बताओ बेटे बताओ, समझ में आया बात? हाँ, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद, ये एग्जैक्टली बेटा वही पॉइंट है। अभी वो अलग लोग है, पार्टनर्स मतलब पार्टनर, फैमिली मेंबर्स की बात ही नहीं है, वो अलग पर्सन काउंट होंगे बेटा, बट उन पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। डन? सांप पल रखा था अभी रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन बात ध्यान से बेटा। नॉर्मली एक बात बता, अभी यू आर ए पार्टनर ऑफ ए फर्म, सुनना ध्यान से, सब सुनना ध्यान से, अभी इज ए पार्टनर ऑफ ए फर्म, वो फर्म है अनरजिस्टर्ड बेटा, और तुम्हारी फर्म को डिसाइड किया गया कि तुम्हारी फर्म डिसॉल्व हो रही है, अभी पढ़ाऊंगा डिसोल्यूशन पढ़ाऊंगा इसके बाद में, आपकी फर्म डिसॉल्व हो रही है बेटा, तो डिसोल्यूशन के टाइम पे आप सबने मिलकर डिसाइड किया कि जब फर्म बंद कर रहे हैं तो आपस में अग्री कर रहे हैं कि भैया अब से कोई पार्टनर फर्म के डिसॉल्व होने के बाद वो सेम बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेगा, दैट मींस यू आर अग्रीइंग फॉर द रेस्ट्रिक्शन, अब बाकी पार्टनर पर रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो कि सेम बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो, तो जवाब दो, क्या सेम बिजनेस की ऊपर कंटिन्यू करने के ऊपर आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, बीइंग ए पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म और नॉट? क्वेश्चन इज दिस, टेल मी, बताओ बताओ बताओ, क्या ये है या नहीं है? सर ये लोगों में मुहावरे क्यों, नालायक क्वेश्चन, मैक्सिम बोलते हैं नालायक उनको, मैक्सिम मतलब कहावत। अरे देख क्लियर है, यश अब बता, हाँ जी अभी रिप्लाई कर बेटा, रोशनी यस सर है, तो राइट दिया है ना भाई, जब एक रजिस्टर्ड फॉर्म में भी ये राइट होता है तो अनरजिस्टर्ड फॉर्म में भी राइट दिया गया है, फॉर्म डिसॉल्व हो रही है तो भैया फिर तो कभी डिसॉल्व होगी नहीं फर्म, करते रहो फिर तो बिजनेस ही, सेम बिजनेस। क्लियर हुआ? डन डन। फिर डिसोल्यूशन का मतलब ही क्या हुआ प्रैक्टिकली, वो अलग वर्ड होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन इज हैविंग अ डिफरेंट मीनिंग, डिसोल्यूशन इज हैविंग अ डिफरेंट मीनिंग। क्लियर है? टन 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 टन। हाँ बेटा, लोकल लिमिट का मतलब ये नहीं होता कि लोकल लिमिट मतलब कोई एरिया लोकल बोल रहे हैं, लोकल लिमिट का मतलब होता है बिजनेस के एरिया, ध्यान रखना, जहां तक बिजनेस का एग्जिस्टेंस था, अब कोई बिजनेस सिर्फ दिल्ली में था तो दिल्ली लोकल लिमिट कहलाएगी उसकी, कोई बिजनेस पूरे इंडिया में था तो इंडिया में भी लोकल लिमिट बेटा। अभी बेटा अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे तो फिर तो डिसोल्यूशन का फायदा ही नहीं हुआ ना बेटा, फर्म डिसोल्व ही क्यों की? अब एग्जांपल मान ले, तूने तुम जिस पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा थे, सुनना समझना ध्यान से, आप जिस पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा थे, आपने उस फर्म पे केस फाइल किया डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है, आप कोर्ट पहुंच गए, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, फर्म की डिसोल्यूशन के लिए बात हो गई, अब फर्म डिसॉल्व हो रही है, अब बताओ फर्म डिसॉल्व करने वाला आप पूरा बिजनेस बंद करवा रहे हो, अब एग्जांपल के लिए, अब फर्म डिसॉल्व हो गई, अगले ही दिन उन लोगों ने सेम बिजनेस कंटिन्यू कर दिया बाकी लोगों ने तुम्हें हटा के, अब क्या बोलेगा बता? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब बता, नॉट अलाउ, अभी अभी सोलो मतलब क्या करेगा, बिजनेस सेम कंटिन्यू, बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा, इसका मतलब पार्टनरशिप नहीं बोल रहा, बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा, समझ में आया? डन। चलो आगे आते हैं, तो गाइस ये पार्ट था हमारे पास, वो सारे केसेस जहां पर जो कि नॉन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के, क्लियर हो गया ठीक है, जो पार्टनर जो फॉर्म के अनरजिस्टर्ड होने के बावजूद भी ये राइट्स खत्म नहीं होते, एंड दिस इज रजिस्ट्रेशन एंड नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म। यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ सकते हैं, है ना? डन गाइस। अब आता है बेटा प्यारा टॉपिक, प्यारा मतलब बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिख को नोट करते हैं, हम पढ़ने वाले हैं बेटा डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, दिस वन इज
A plus topic. I can use the word A plus category topic of Indian Partnership Act 1932. हाँ, लॉ से ऊपर जाने का है ही नहीं बेटा, लॉ से ऊपर जा ही नहीं सकते आप. तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा अपना नया टॉपिक, नया पार्ट, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म. अब एक बात बताओ, जब मैं एक वर्ड लिखता हूं, प्लीज हर बच्चा इस बात को प्रॉपर तरीके से रिवाइज करेगा. सुनना क्या बोल रहा हूं. अगर यहां पर एक शब्द लिखा हुआ बेटा फर्म, तो बताओ फर्म का मतलब पार्टनरशिप फॉर्म या पार्टनरशिप कहते हैं नहीं कहते इसको, ये पढ़ा था आप लोगों ने सेक्शन नंबर 4 में जब डेफिनेशन पढ़ाई गई थी, तो वहां आपने सीखा था कि फर्म बोले तो पार्टनरशिप या पार्टनरशिप फॉर्म. याद है? एग्जैक्टली याद है. तो अगर कोई ये कह रहा है भैया फर्म का मतलब है, लिखता हूं सुनना ध्यान से, हर चीज को प्रॉपर तरीके से रिवाइज करो. फर्म का मतलब आई कैन यूज द वर्ड पार्टनरशिप और इवन आई कैन यूज द वर्ड पार्टनरशिप फर्म. ठीक है भैया, ये बात तो क्लियर है, हमें पता है सर पहले से. तो मुझे एक बात बताओ, व्हेन समवन इज सेइंग कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई, तो फर्म के पार्टनरशिप का मीनिंग क्या सीख के आए थे? आपने मीनिंग सीखा था पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप. याद आया वर्ड? रट्टा मारना मना है, सीखना चालू करो. पार्टनरशिप क्या मीनिंग क्या था? पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन. याद आया? लिखते हैं पूरा, बिटवीन टू और मोर पर्सन. याद आया? बिटवीन टू और मोर पर्सन. कौन से पर्सन? हु हैव अग्रीड टू शेयर. मैं सेम लाइन लिख रहा हूं डेफिनेशन की. हु हैव अग्रीड, जिन्होंने आपस में अग्रीमेंट किया था. किसको लेके? अग्रीमेंट, अग्री, हु हैव अग्रीड टू शेयर, जिन्होंने आपस में अग्री किया था बेटे. किस किस को लेके? टू शेयर द प्रोविडेंट लॉज, कि वो प्रोविडेंट लॉ शेयर करेंगे. किसका? ऑफ द बिजनेस. याद आया? उस बिजनेस का. कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ये सेम से सेम वर्ड आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है. ये सेम टू सेम वर्ड, एनी, कौन सा? एनी अदर पर्सन, कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ये वर्ड आपने पहले पढ़ लिया है. तो ये डेफिनेशन पढ़ी आपने पार्टनरशिप की. क्लियर है? तो जवाब दो, आज के बाद क्या याद रहेगा? अगर क्वेश्चन ने पूछा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, तो डिसोल्यूशन किस चीज का हो रहा है भाई? फॉर्म का डिसोल्यूशन या उस रिलेशनशिप का डिसोल्यूशन? टेल मी. व्हेन समबडी इज सेइंग फॉर्म डिसॉल्व हो गई, इसका मतलब क्या ये नहीं हुआ क्या कि वो जो रिलेशनशिप था उनके बीच में, जिनके उन्होंने अग्री किया था कि प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे, बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, एक दूसरे के बिहाफ पर म्यूचुअल एजेंट होकर काम करेंगे, क्या वो तीन शब्द, क्या वो रिलेशनशिप खत्म हो गया नहीं हो गया? टेल मी. वेरी गुड, नाइस. क्या इसका मीनिंग यही बनेगा ना भाई? When somebody is saying dissolution of form, that simply means that guys कि dissolution of relationship. आपका रिलेशनशिप डूब गया, डूब में टर्मिनेट कर दिया आपने. तो कहने का मतलब क्या हुआ? पॉइंट क्या बना? पॉइंट ये बना बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म मतलब क्या? टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बोलूं, आई कैन यूज द वर्ड टर्मिनेशन. इसका मतलब क्या है? डिसोल्यूशन को डिसॉल्व भी बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोल सकता हूं, सेम वर्ड. तो टर्मिनेशन या डिसोल्यूशन ऑफ, क्या बोलूंगा? रिलेशनशिप. क्या रट्टा मारना पड़ेगा डेफिनेशन में से मुझे? नहीं सर, रट्टे की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि प्रॉपरली आपने ये मीनिंग सीखा. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सेक्शन 4 में जो डेफिनेशन पढ़ाई थी पार्टनरशिप की, उसके साथ में अटैच कर दिया वर्ड डिसोल्यूशन. तो मीनिंग क्या बन गया? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सिंपली मींस डिसोल्यूशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. याद आया? बोलो बोलो बोलो. हाँ, ब्रेकअप हो गया, सिंपल सी बात बेटा. यस, अब नहीं चलेगी जिंदगी, है ना? तो कहने का मतलब क्या है? क्या मीनिंग क्लियर है? एंड दिस इज सेक्शन नंबर 39. सेक्शन नंबर 39 डिफाइन द टर्म डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. गाइस क्लियर है? लेकिन बता देता हूं, एग्जाम में जो क्वेश्चन इसके ऊपर आता है वो आता है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन के ऊपर. एग्जाम में जो टॉपिक तुम्हें मिलने वाला है वो मिलने वाला है बेटा मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन. और मिलेगा 5 मोड है, पांचों में से एक आता, ध्यान रखना, पक्का सुनना ध्यान से. पांचों में एक मिलेगा ही मिलेगा. स्टार्ट करें? चलिए आइए. तो वर्ड लिखते हैं, हेडिंग आया हमारे पास में मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म. तो लिखते हैं बेटा कौन से मोड है? 5 मोड. फर्स्ट लिखो, पहला है डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट. द फर्स्ट वर्ड इज डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट. पार्टनर चाहे तो आपस में अग्री करके फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं. सेक्शन नंबर 40 लिख लो. नंबर 2 बी पार्ट लिखो, कंपल्सरी डिसोल्यूशन. नंबर 2 इज कंपल्सरी
डिसोल्यूशन की डिसोल्व करना ही पड़ेगा, कंपल्सरी वर्ड। सेक्शन नंबर 41 नंबर 3 लिखो, डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंसीज। अभी समझाऊंगा, लिखते रहो। डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंसीज। सर्टेन कॉन्टिजेंसी, कुछ निश्चित कॉन्टिजेंसीज होती हैं। कौन कौन सी है बताऊंगा। सेक्शन नंबर 42। नेक्स्ट इज डी पार्ट में डिसोल्यूशन बाय नोटिस। ये 5 मोड लिखवा रहा हूं, यही है डिसोल्यूशन बाय नोटिस, क्योंकि फॉर्म डिसॉल्व होती है उसका मतलब बच्चों को पता है, बट कैसे होती है, किस किस तरीके से होती है, कौन से केस में कौन कौन सा अप्लाई होगा, दैट इज द मेन पार्ट गाइस। तो सेक्शन नंबर 43 नंबर नेक्स्ट डी के बाद आया ई पार्ट। ई इज कॉल्ड डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट डायरेक्टली कब डिसॉल्व कर सकता है, सेक्शन नंबर 44। तो याद रखना सेक्शन नंबर 39 इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन, and 40, 41, 42, 43, 44 it is about the modes of dissolution of form. Exactly, nice, correct है बेटा। हाँ जी, यस करेक्ट है, याद रहेगा। अब इसी पार्ट को आओ समझा जाए बेटा। 40, 41, 42, 43, 44 तो मैं समझाऊंगा ज्यादा, लिखूंगा कम, ठीक है। कोई लिखता हूं ज्यादा अपने प्रीमियम बैच में लिखेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे नहीं, रिवाइज कर रहे हैं हम, रिवीजन करते हैं। अब मैं चाहूंगा हर बच्चा सुनना चालू करे और पूरा का पूरा रिवाइज कर ले, इस पूरे पार्ट को समझ ले, पूरा पार्ट डिटेल के अंदर, ठीक है ना। सुनना ध्यान से। तो पहला है डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट गाइस। पहला वर्ड है डिसोल्यूशन बाय, 5 मोड है, 5 मोड खत्म, डिसोल्यूशन का टॉपिक भी खत्म, ठीक है। ओके, एंड ऑलमोस्ट योर एक्ट विल बी ऑलमोस्ट ओवर, ठीक है। चलो सुनो ध्यान से, अभी एक 2 दिन बेसिक पार्ट पढ़ेंगे, वो पकड़ा दूंगा आपको पास में। तो फर्स्ट वर्ड आया गाइस, लिखता हूं मैं नोट में, थोड़ा शॉर्ट में लिखवाता हूं इस पार्ट को। सुनो भाई लोगों, पहला डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट। फर्स्ट वर्ड इज डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट। इसका मतलब क्या होता है गाइस, इसका मतलब ये होता है जब कभी भी ऐसा हो, अब प्लीज इसको पढ़ने से पहले इसका तरीका जानो, पढ़ना कैसे है इसको। आपको ये सारे केसेस याद होने चाहिए कि कौन से वाले केस में कौन से वाला मोड फॉलो होगा। रिपीट कर रहा हूं, आपको सिचुएशन कंडीशंस याद रखनी होंगी, अदरवाइज सब कुछ मिला दोगे, अब सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। कंडीशन क्या है गाइस, कि स्पेसिफिक कौन सी कंडीशन में कौन से वाला रेजोल्यूशन फॉलो होगा। मतलब हम अग्रीमेंट वाला कब लेंगे, कंपलसरी वाला कब लेंगे, हैपनिंग वाला पार्ट किस में आता है, कॉन्टिजेंसी नोटिस वाला पार्ट किस में आता है, ये सब आपको इंडिविजुअली याद रखने पड़ेंगे। अगर आपने इनको मिक्सअप किया, ये टॉपिक विल बी मिक्सअप, मैसअप हो जाएगा पूरा पूरा पार्ट। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आओ समझते हैं, सीखते हैं। तो पहला वर्ड आया बेटा मेरे पास में, डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट। तो लोग कहता भैया एक बात बताओ, अगर सारे के सारे पार्टनर ऑफ ऑल द पार्टनर, आई एम नॉट सेइंग मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर, आई एम जस्ट सेइंग ऑल द पार्टनर, ये भी डिफरेंस है ना, टेक्निकल पॉइंट है। ऑल दी पार्टनर और मेजोरिटी ऑफ पार्टनर, मेजोरिटी मीन 75% पार्टनर, ऑल मतलब 100% पार्टनर। अगर मुझे बताओ, अगर सारे के सारे पार्टनर आपस में अग्री कर लें कि वो सब मिलके फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं, वो अपने रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं, टेल मी, तो क्या वो डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, टेल मी। अग्री करना, आपस में अग्री करना, बताओ। डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट मीन सिंपल सी बात, मतलब क्या, कौन सा, अग्रीमेंट बाय ऑल दी पार्टनर या अग्रीमेंट बाय ऑल दी पार्टनर। अगर सारे के सारे पार्टनर्स आपस में अग्रीमेंट कर ले, किसके लिए, टू डिसॉल्व दी फॉर्म, कि वो सारे मिलके फॉर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं, फॉर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो बताओ बेटे क्या फॉर्म डिसॉल्व होगी, और होगी तो क्या वो डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। वेरी वेरी गुड, कहलाएगा सर, कहलाएगा। नाइस, अभी कौशल, आराध्या, वेरी गुड, सिद्धार्थ, कौशल रिप्लाई कर, हाँ जी एग्जैक्टली कहलाएगा। आराध्या, हाँ करेक्ट, यस सिद्धार्थ, सिद्धार्थ व्हेन दे आर अग्रीइंग उनका कंसेंट होना जरूरी है, एग्जैक्टली, यस रोशनी, डन है। चले आगे आते हैं। ये था बेसिक पार्ट, जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन दूसरे पार्ट पे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है पहले। तो बी पार्ट कौन सा है, बी पार्ट लिखो, बी पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो सेकंड मोड हमारे पास में है, लिख लो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। एग्जाम में इसके ऊपर 5 नंबर में क्वेश्चन आया था, एंड दिस इज कॉल्ड कंपल्सरी डिसोल्यूशन। तो अब याद रखना कंपल्सरी वाला कब होता है, कंपल्सरी
डिसोल्यूशन। तो फर्स्ट तो हो गया बाय अग्रीमेंट, सेकंड है बेटा कंपल्सरी डिसोल्यूशन। तो लॉ कहता है भैया सेक्शन नंबर 41। अब सुनना, कंपल्सरी मतलब चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। अगर यहां पर आपने जो भी कंडीशन लिखवाने वाला हूं उसमें से एक भी कंडीशन ऐसी आई, एग्जैक्टली हरा दिया बेटा, यस नाइस वेरी गुड। हाँ, रोशनी कह रही अब तारे सितारे नहीं बनाते बेटा, बना ले, बताओ। अब हर एक बैच में कुछ ना कुछ अलग होता है, बना लो, तारे सितारे बनाएंगे हम, ले रोशनी बस खुश। लो भैया रोशन सा हो गया घर हमारा। सुनो लिखो, सुनो बात ध्यान से गाइस। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं, वो कौन सी केसेस कंडीशन सिचुएशंस हैं जहां पर फॉर्म को कंपल्सरी खुद को डिसोल्व करना पड़ेगा। तो सुनो ध्यान से, पहले याद करवाता हूं। पहला पार्ट, अगर किसी फॉर्म में कोई भी एक पार्टनर या सारे के सारे पार्टनर, रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी फॉर्म में कोई भी एक पार्टनर या सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए। क्या बोला? किसी फॉर्म में एक या सारे, दोनों केस लेंगे, सिंगल एनी पार्टनर और ऑल दी पार्टनर डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। अगर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, कर्जा सर पे ज्यादा हो जाए, संपत्ति अमाउंट कम हो जाए और कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया इंसॉल्वेंसी का, तो उसको बोलता है इंसॉल्वेंट। तो नाउ टेल मी, अगर ऐसा हुआ तो याद रखना बेटा डिसोल्यूशन होगा कंपल्सरी वाला, पहला केस। नंबर 2, आपकी पार्टनरशिप फॉर्म ने कोई ऐसा बिजनेस कंटिन्यू किया था जो कि लीगल था, लॉफुल था, बट सडनली आपकी लॉफुल बिजनेस के अंदर अब कुछ ऐसी इवेंट हो गए, ऐसी एक्टिविटीज हो गई जिसकी वजह से नाउ योर बिजनेस ऑफ द फर्म विल बिकम अनलॉफुल बिजनेस, इलीगल काउंट हो गया या अनलॉफुल नेचर का हो गया। तो उस सिचुएशन में भी डिसोल्यूशन होगा, कौन सा? कंपल्सरी वाला। बोलो याद रहेंगी दोनों बातें? क्या ये दोनों बातें क्लियर रहेंगी? अभी एग्जैक्टली बेटा एट द एंड कोर्ट ही ऑर्डर पास करता है, एग्जैक्टली बेटा। अगर फाइनली देखोगे तो सारे मोड्स के अंदर एट द एंड कोर्ट ही ऑर्डर पास कर रहा है, फाइनल ऑर्डर वही दे रहा है बेटा। ठीक है, नाइस। तो लिखते हैं इसके बारे में, नोट करो। पहला पार्ट कंपल्सरी कब होगा, पहला केस कब है, लिखो। नंबर 1 फर्स्ट केस क्या है, इस केस में लिखो एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर या फिर ऑल दी पार्टनर्स या सारे के सारे पार्टनर्स, कोई भी एक पार्टनर या सारे के सारे पार्टनर, लिखो डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। अगर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, और इंसॉल्वेंसी का मीनिंग वही रहेगा, चेंज नहीं होगा जो आप पढ़ चुके हो, दैट मींस बाय गेटिंग द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन। जैसे ही उन्हें ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन, कि भैया आपकी फर्म या आपके पार्टनर को हमने क्या कर दिया, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, तब क्या होगा, कंपल्सरी डिसोल्यूशन होगा। नंबर 1। नंबर 2 लिखो, दूसरा पार्ट क्या है, ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट, कोई ऐसा इवेंट हो गया, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कोई ऐसा इवेंट हो गया, ऐसा काम हो गया, कौन सा? लिखो विच मेक्स द बिजनेस अनलॉफुल ऑफ द फर्म, विच मेक्स द बिजनेस ऑफ द फर्म, विच मेक्स, जिसने क्या बना दिया, आपके फर्म के बिजनेस को क्या बना दिया, बोलो बोलो बोलो, विच मेक्स द बिजनेस ऑफ द फर्म अनलॉफुल। पहले नहीं था, अब क्या हो गया, बिजनेस अनलॉफुल हो गया। एग्जांपल के लिए मुझे बताओ, मूवी देखिए पुष्पा, है, झुकेगा नहीं, याद है पुष्पा मूवी देखी थी ना, तो वहां क्या था, चंदन की लकड़ी बेटा, लाल चंदन है ना। सोचो जब तक चंदन के ऊपर रूल नहीं बना था कि चंदन के ऊपर बिजनेस करना, ट्रेडिंग करना इलीगल नहीं था, अनलॉफुल नहीं था, आप बिजनेस कर रहे थे, सडनली गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया कि अब से चंदन के ऊपर, चंदन की लकड़ी को आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है आपको, अगर करोगे तो इलीगल तस्करी में काउंट होगा, वो स्मगलिंग में काउंट होगा। नाउ प्लीज टेल मी, पहले तुम्हारा बिजनेस लीगल था, पहले तुम्हारा बिजनेस लीगल था मेरे भाई, लेकिन अब क्या बन गया, अब तुम्हारा बिजनेस हो गया अनलॉफुल नेचर का। तो टेल मी, अगर तुम्हारा बिजनेस ही अनलॉफुल नेचर का बन गया, या तुमने कोई ऐसा काम किया जिसे अनलॉफुल हो गया, एग्जांपल नंबर 2 सुनो, मैं फर्नीचर का बिजनेस करता था, मेरी फर्म फर्नीचर का बिजनेस करती थी, कुछ टाइम बाद हम लोगों ने प्लान किया, यार बड़ी कमाई कम होती है, प्रॉफिट कम मिलता है, चले काम करते हैं, अब ड्रग सप्लाई करना शुरू करते हैं फर्नीचर में छिपा के। नाउ प्लीज टेल मी, क्या इस काम की वजह से मेरा पूरा बिजनेस अनलॉफुल कैटेगरी में आएगा, नहीं आएगा? हाँ, अभी क्या बात कर रहा है बेटा, महादेव माधव जय जप नाम बाबा जी, नलायक को तुम मुझे बना के छोड़ोगे बाबा जी, दिख रहा है मुझे, बना दिया, एक तो कौशल नलायक यहीं बैठे। हाँ, जप नाम बताओ,
आश्रम मूवी देख के नालायक तुम्हें वैसा बाबा दिखता हूं मैं? हाँ नालायक। एग्जैक्टली exactly. तो कहने का मतलब क्या है बेटा, जब कोई बिजनेस आपका अनलॉफुल नेचर का काउंट हो जाए, दैट विल बी उसे क्या बोलते हैं, उस केस में क्या होगा, योर फॉर्म विल बी हेल्ड कंपल्सरी डिसॉल्व बेटा। डन है गाइस? क्लियर हो गया? क्लैरिटी मिली? हाँ, यही क्वेश्चन लाया इसने बाबा बनाया था पहले फर्स्ट डे तो, मोमोज वाले बाबा, जंगल बाबा नालायक को। हाँ। अभी कह रहा इतनी बियर्ड क्यों रखते हो बेटा? रखता थोड़ी अपने आप आती है। चले। यस बेटा आराध्या, arbitration is having a different meaning बेटा, सुनो ध्यान से। arbitration is the court of law, exactly हाँ बेटा, court of law which deals with the dispute of the partnership। वो लिख पढ़ाऊंगा, इम्पेयर अथॉरिटी में पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है। आर्बिट्रेशन इज द कोर्ट ऑफ, जैसे कंपनी लॉ में क्या होता है एनसीएलटी होता है, ऐसे ही पार्टनरशिप में क्या होता है आर्बिट्रेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं उसको। हाँ वेरी गुड, तुम मेरे पीछे पड़ जाना लायक। हाँ मैं तो नहीं कर रहा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, आगे आए बेटा। सोचा हुआ है पहाड़ों में जाना है, क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा एग्जाम निकलवा के पहाड़ों में निकल जाऊंगा, वहीं बसूंगा जाके मैं। हाँ गाना गाऊंगा वहां जाके, जंगल जंगल बात चली है पता। हाँ वही तो, आओ चलो। क्लियर हो गया? तो कंपलसरी दो पार्ट में होता है, फर्स्ट क्लियर, कोई भी पार्टनर या सारे पार्टनर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, तो क्या होगा कंपलसरी। कोई इवेंट ऐसा हो जाए जिससे क्या होगा, बिजनेस क्या हो गया अनलॉफुल बन गया, तब भी क्या होगा कंपलसरी। बोलो क्लियर है? हाँ हंस रहे लायक। आओ ए बी सी पे आते हैं, नेक्स्ट लिखो। चलो चलो चलो, खत्म भी करना है इस पार्ट को, जल्दी से फिनिश करते हैं। सी पार्ट लिखो बेटा, डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंसीज, ऑन हैपनिंग ऑफ लिखो सर्टेन कॉन्टिजेंसीज। प्रैक्टिकली बेटा द वर्ड कॉन्टिजेंसी का मतलब क्या होता है, प्लीज बातें मिस मत करना जो बोल रहा हूं क्लास में। हाँ हाँ, सैग से करेंगे बाबा जी का स्वागत। हाँ वेरी गुड नायक, बट सर यू आर लुकिंग सो हैंडसम इन द लुक। बताइए, मजे ले रहा है पूरे पूरे, हाँ एकदम मजे, फुल मजे में। सेव कर लो, हैंडसम लग रहे हो नालायक। कोई कह रहा बाबा जी बन जाओ, बताओ। हाँ कह रहा मजा नहीं है नालायक, तेरे को मजा, हाँ बताओ हद। सुनो ध्यान से गाइस, प्लीज सुना। यस एग्जैक्टली आराध्य, एग्जैक्टली बेटा। फिर तो इंटर की क्लास पढ़। हाँ पहाड़ों में करेंगे इंटर क्लास, हाँ बेटा वहीं से मिले क्लासेस। सुनो 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 भाई, क्वेश्चन सुनना। नॉर्मली यहाँ पे एक टॉपिक आपने ध्यान से पढ़ा, एक वर्ड लिखा सर्टेन, इसका मतलब होता है निश्चित। एक वर्ड लिखा कॉन्टिजेंसी, जो वर्ड बना है कॉन्टिजेंट से, जिसका मतलब होता है जिसका होना है ना होना फिक्स ना हो, कि कब होगा वो। तो दोनों वर्ड आपस में एक दूसरे के अलग है, लेकिन सोचो ऐसे कौन से केसेस है गाइस जिनके होने पर फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। एग्जांपल डेथ, डेथ वाला केस। डेथ होगी, सबको एक दिन जाना है भाई, सबको पता है, लेकिन किस दिन होगी पता है क्या? सोचो, डेथ का होना या ना होना डिसाइडेड नहीं है, होगी पता, किस दिन होगी पता है क्या? नहीं पता भाई साहब, अनसर्टेन इवेंट। बिकॉज द वर्ड contingent itself means uncertain, डिपेंडिंग ऑन अनसर्टेन इवेंट्स। तो कहने का मतलब क्या है, लॉ ने कुछ केसेस दिए इस वाले सेक्शन में, सेक्शन नंबर 42, और लॉ बोला भैया अगर इनमें से कुछ भी हुआ तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंसीज। हाँ सर, अभी फिर सर भी संतोष सर की तरह स्वैग में, हाँ और क्या संतोष सर बेटा एकदम बढ़िया मौज में। चलिए आराधे वो भी इसका पार्ट है, बट उसमें ओनली एनी पार्टनर आएगा बेटा, ठीक है। चलो भैया चलो पहली बात लिखते हैं, आओ समझते हैं। नंबर वन, तो कौन कौन से केसेस हैं जहां पर ये होगा। तो फर्स्ट केस है गाइस, लिखो इन केस ऑफ डेथ। पहला पार्ट क्या, पहला पार्ट है डेथ वाला पार्ट। डेथ के होने पर फॉर्म डिसॉल्व होगी, बट वो ये वाली होगी, ध्यान रखना, गलती से भी उसे कंपल्सरी मत लिख देना। दूसरे पार्ट पे आता हूं। नंबर 2 लिखो इन केस ऑफ स्पेसिफिक पार्टनरशिप। याद है क्या स्पेसिफिक पार्टनरशिप, जिस दिन बिजनेस खत्म, एक ऐसी पार्टनरशिप जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई, पर्पस खत्म तो बेटे पार्टनरशिप भी डिसॉल्व, याद है? हाँ बेटा ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी हो। यस, अमृत का रहस्य कोई जान नहीं पाया उनके बारे में। यस हाँ, क्लियर है? नो, चलो नाइस, यस। अच्छा नो नहीं लिखा, नाइस लिखा, ओके। नंबर 2, नंबर 3, पहला दूसरा आपने पढ़ा था पर्टिकुलर पार्टनरशिप,
तो स्पेसिफिक का, स्पेसिफिक का मतलब था टाइम, फिक्स टाइम पीरियड। अरे बताओ, बातों में लगा दिया। इसका मतलब फिक्स टाइम पीरियड के लिए एक ऐसी पार्टनरशिप जो फिक्स टाइम पीरियड बनाई गई, टाइम खत्म, पार्टनरशिप खत्म। दूसरा क्या था? पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई थी। तो मतलब पर्पस खत्म तो भैया पार्टनरशिप भी डिसॉल्व। तो तीन केस तो ये रहे। एक और लिखो, लिखो एनी पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट। अरे भैया ये कहां से आया? सर सर ये तो पहले भी आ चुका। अरे सुन तो लो, याद करो बेटा, आप लोगों ने कंपल्सरी डिसोल्यूशन में एक लाइन पढ़ी थी, एनी पार्टनर एंड ऑल दी पार्टनर, एनी पार्टनर और ऑल दी पार्टनर। वहां ऑल दी पार्टनर वाला केस भी था, बट यहां पर याद रखना, अगर सुनना, अगर आपके पास में किसी क्वेश्चन में ये लिखा मिले कि सिर्फ एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ, तो दैट काइंड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मे बी कंपल्सरी और हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंडीशन। दोनों हो सकता है बेटा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? वो दोनों हो सकता है, एग्जैक्टली बेटा, वो दोनों हो सकता है। तो सिंगल पार्टनर का इंसॉल्वेंसी की बात आए तो दैट विल बी अंडर सेक्शन नंबर 41 एज अ 42। इज इट क्लियर? तो ये केसेस कौन से हैं? डेथ हो गया, स्पेसिफिक पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, या कोई इंसॉल्वेंट हो गया एक पार्टनर। तो ऐसे केस में क्या लोगे? सेक्शन 42 लेके चलोगे। बोले क्लियर हो गया? समझ में आया? डन है, डन, क्लियर क्लियर क्लियर, यस। चले आगे बढ़े, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज, लिख, खत्म हो जाएगा बेटा, अभी आज ही खत्म कर लेंगे इसको। थोड़ा बस स्पीड को इंक्रीज किया हम लोगों ने अपना। एबीसी डी लिखते हैं, डी पार्ट पे आते हैं। लिखो, डी इज कॉल्ड डिसोल्यूशन बाय नोटिस। क्या मुझे कोई बताएगा, है कोई ज्ञान, ज्ञान से भरा हुआ? ज्ञान तो नहीं है सर, आज ज्ञान तो बाहर गया हुआ है। अच्छा, जो बताए मुझे कि भैया डिसोल्यूशन बाय नोटिस कौन से वाली पार्टनरशिप में होता है? डिसोल्यूशन बाय नोटिस कौन से वाली पार्टनरशिप में होता है? क्लियर है, समझ में आ गया? ताजमहल बनाने वाला, हाँ खत्म हो गया। टेल में बताओ, हाँ जवाब दीजिए, डिसोल्यूशन बाय नोटिस कौन से वाली पार्टनरशिप में होता है? वेरी वेरी गुड, एग्जैक्टली, वेरी गुड। रिटर्न नोटिस, अभी कौशल, पीयूष, अभी रोशनी, यश, एग्जैक्टली बेटा, करेक्ट आंसर। पार्टनरशिप एट विल, वही लिखवा दिया था ये बात तो मैंने, याद है? जब टाइप ऑफ पार्टनरशिप लिखी तभी इस बात को लिख चुके थे हम, कि अगर पार्टनरशिप है जहां पर कोई भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, और वहां पर अगर कोई भी एक सिंगल पार्टनर भी बाकी पार्टनर को रिटर्न नोटिस देके बोल दे कि मुझे पार्टनरशिप नहीं करनी, बंद करो इस पार्टनरशिप फर्म को, और वो कोर्ट से जाके नोटिस लाके दे रहे हैं उन सबको, तो सिंपल सी बात, दैट पार्टनरशिप विल बी डिसॉल्व बाय गेटिंग द नोटिस। इसलिए बोलते हैं डिसोल्यूशन बाय नोटिस। नोटिस मतलब बाय ए सिंगल पार्टनर ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर। तो क्या बोला? ऐसी वाली पार्टनरशिप कौन सी होती है? कौन सी है? लिखो, इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, इन केस, गाना गाओ बेसुरी आवाज में, इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। जब पार्टनरशिप हो एट विल वाली, तो क्या पढ़ा था? एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर, एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर, by giving a written notice, by giving या providing a written notice, एक written notice देके, a written notice किसको? To all the existing partner। याद आया? हमें याद है सर, याद है। To all the existing partner, बाकी सारे existing partner को written notice देके, किस बात का नोटिस? कि वो फर्म को डिसॉल्व करना चाहता है। दैट मींस किस चीज का नोटिस है? कौन सा? इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म, कि वो फर्म को डिसॉल्व करना चाहता है, इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। तो याद रखना बेटा, अगर पार्टनरशिप विल वाली है तो कोर्ट ने राइट दिया है कि पार्टनर, कोई भी पार्टनर चाहे तो बाकी पार्टनर को रिटर्न नोटिस देके फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। मतलब पार्टनरशिप फर्म में दरार आ गई और खत्म हो गई पार्टनरशिप फर्म। क्लियर हो गया? हाँ, अभी बेटा, अभी ने कहा था सिंगल पार्टनर को किक आउट नहीं कर सकते। अभी सेक्शन नंबर 33 क्या पढ़ा था बेटा, भूल गया? एक्सपल्शन। तो डिसोल्यूशन से पहले निकालो, बाद में निकालने का राइट नहीं है, फिर कोर्ट बोलेगा इसको इसलिए निकाल रहे हो तुम लोग, गुड फेथ में नहीं था फिर। पीयूष, एग्जैक्टली बेटा, यस, नाइस। समझा? समझे कि नहीं भैया? क्लियर? चले आगे बढ़े। तो दिस इज सेक्शन नंबर 43। अब आते हैं लास्ट सेक्शन में, फिर डिसोल्यूशन भी खत्म। खत्म। चले आओ लिखते हैं, नेक्स्ट पे आएगा इस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसी को क्लीन कर लेते हैं हम तो। चलो, तो नेक्स्ट वन इज गाइस, लिखते हैं इसके पार्ट में,
इसी में लिख दूं, नोट हो गया, क्लियर है यहां तक? लास्ट लिखो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, इसी में लिखता हूं मैं, नोट करो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट की साइड से डिसोल्यूशन। अब देखो बात सुनो, एक बात तो कॉमन समझ में आती है यार कि एट द एंड डिसोल्यूशन करवा कौन रहा है? एट द एंड ये डिसीजन दे कौन रहा है? ये सब किसकी बात मान रहे हैं? किससे डरे बैठे हैं? एट द एंड कोर्ट से डरे बैठे हैं, है ना? तो कोर्ट ने अगर ऑर्डर पास किया तो उस केस में फॉर्म डिसोल्व हो जाएगी। लेकिन याद रखना कोर्ट के अंदर कौन कौन से केसेस आते हैं, क्योंकि गलती से भी मतलब नोटिस में कोर्ट लिख के आ जाओगे या इंसॉल्वेंसी में कोर्ट लिख के आ जाओगे, नहीं ऐसा नहीं करने का। स्पेसिफिक मोड्स में स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिसोल्यूशन मेंशन करना होता है हमें, और वही स्पेसिफिक लिखना होता है। एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू आस्क ए क्वेश्चन जहां वो आपसे ये पूछेगा कि भैया मोड बताओ, नहीं पूछेगा, कभी भी ध्यान रखना। वो सिंगल किसी भी मोड की कंडीशन को उठाएगा, उस पर केस स्टडी क्वेश्चन बनाएगा और आपसे क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए बोलेगा, आंसर फ्रेम करने के लिए। तो लिखते हैं बेटा, द लास्ट वन इज, लिखो हेडिंग बनाओ, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। द वर्ड इज डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट की साइड से डिसोल्यूशन। सेक्शन नंबर 44, सेक्शन नंबर 44, तो कोर्ट डिसोल्व कर देगा फर्म को कब? तो बोला कुछ केसेस जहां पे कोर्ट फर्म को डिसोल्व कर सकता है। हालांकि कोर्ट के पास तो होल एंड सोल ऑप्शन है भाई साहब, वो डिसोल्व कर सकता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जहां कोर्ट ऑर्डर पास करके फर्म को डिसोल्व करवा देगा, चाहे आप करना चाहो या ना करना चाहो। तो आइए पढ़ते हैं पहला पॉइंट, पूछूंगा रिप्लाई करना, ठीक है? द फर्स्ट केस, जवाब दो अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में, क्वेश्चन है, अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया, डिक्लेयर हो गया। याद करो जब हमने कैपेसिटी ऑफ पार्टीज पढ़ा था, याद आया? याद आया? तो वहां हमने पढ़ा था कि पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड, आ गया? जवाब दो अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर हो गया, इफ यू एनी पार्टनर और ऑल द पार्टनर डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट या अनसाउंड माइंड, तो क्या होगा? नाइस, इनकेपेबल हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया, तो क्या होगा? कोर्ट उस फर्म को डिसोल्व कर देगा बेटा, याद रखना, डिसोल्व कर देता है। तो लिखो कौन सा वर्ड है, फर्स्ट कौन सा? एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर ऑफ द फर्म, फर्म का कोई भी पार्टनर क्या हो गया? बिकम्स इनकेपेबल, दैट मींस ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर वो इनकेपेबल हो गया, दैट मींस अगर अनसाउंड माइंड का हो गया, और अनसाउंड माइंड का मीनिंग सीख चुका है बेटा, याद है क्या था मीनिंग? अनसाउंड माइंड का मतलब क्लियर था हमें, क्या? कि भैया लोग कहता है हु इज नॉट हैविंग द मेंटल बैलेंस टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज टू मेक रेशनल जजमेंट अपॉन हिज इंटरेस्ट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कंडीशन समझने की मेंटल हालत में ना हो, और समझने के साथ साथ में वो अपना डिसीजन भी ना ले पाए, उसे क्या बोलते हैं बेटा? अनसाउंड माइंड। याद आ गया? नंबर 2, और बताओ, पूछूं दूसरा पॉइंट। अब बताओ अगर फर्म का बिजनेस लॉस के बिना नहीं चल सकता, जब ऐसी कंडीशन आ जाए that business of the firm cannot be continued except at loss, होता है ना कंडीशन, ऐसी कंडीशन आती है कि लॉस हो रहा है, फर्म के लॉस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, लोग कहेगा पागल हो गए हो क्या भैया, पगला गए हो गए तुम, तुम्हें लॉस हो गया तो लॉस होने के बाद भी बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो तुम, नुकसान बताओगे लोगों को, तो क्या होगा? ऐसे केस में भी क्या होगा? कोर्ट क्या करता है बेटा? नाइस, क्या करता है? वेरी गुड बेटा, डिसोल्व करे, कौन सा? वेरी गुड, लिखो वर्ड क्या आएगा, लिखो when the business of the firm, when the business of the firm, फर्म का बिजनेस, लिखो कैन नॉट बी कंटिन्यूड, कैन नॉट बी कंटिन्यूड, वो कंटिन्यू ना हो पाए, लिखो एक्सेप्ट एट लॉस, एक्सेप्ट एट लॉस, लॉस के बिना कंटिन्यू ना हो पाए, ऐसी कंडीशन कोर्ट को दिखेगी तो कोर्ट बेटा उस फर्म को डिसोल्व कर देगा, ध्यान रखना पहली बात। नेक्स्ट पे आओ, और पूछूं, जवाब देना, पूछता रहूंगा। अगर किसी पार्टनर ने अपनी इच्छा से, जानते हुए, विलफुली अपने अग्रीमेंट को, जो कॉन्ट्रैक्ट किया था पार्टनरशिप वाला, वो ब्रीच कर दिया, इसे बोलते हैं विलफुली कमिटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, willfully committed the breach of contract, very good question, willfully committed the breach of contract of partnership, जानते हुए इंटेंशन से कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तो जवाब दो बेटा, क्या कोर्ट क्या बोले? कोई बात नहीं, करने दो, करते रहो ब्रीच, जब कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ रहे हो तुम लोग, तो क्या करे कोर्ट? क्या करे कोर्ट? ऐसे केस में भी फर्म को डिसॉल्व कर देगा भाई साहब, सिंपल सी बात। तो लिखो सिंपल सी बात, इन केस ऑफ, लिखो विलफुली कमिटेड,
जानते हुए अपनी इच्छा से कमिटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप, अपने पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया आपने, तो क्या मतलब निकला? सिंपल सी बात, इन दैट केस कोर्ट वे डिसॉल्व द फर्म। याद रखना। नेक्स्ट पे आता हूं, अगला बताओ। अगर किसी पार्टनर ने मिसकंडक्ट कर दिया, बेटा बताओ मिसकंडक्ट मतलब कोई फ्रॉड कर दिया, टेल मी, थर्ड पार्टी के साथ, पब्लिक के साथ कोई फ्रॉड कर दिया और ये फ्रॉड नजर में आ गया कोर्ट के, टेल मी बेटा, तो उस केस में भी क्या कोर्ट फॉर्म को डिसॉल्व करेगा? कौन सा होगा? विच टाइप ऑफ डिसोल्यूशन विल हैपन इन दैट केस? टेल मी। द आंसर इज डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। क्लियर हो गया? अच्छा एक लास्ट और लिखता हूं, बताना। इसके अलावा लास्ट में कोर्ट कहता सारी पावर तो मेरे पास ही है, तो कोर्ट ने बोला भैया इसके अलावा ऐसा कोई भी केस जो मुझे ठीक लगेगा, मतलब एनी अदर एक्ट फिटेड, जो कोर्ट को, द कोर्ट फील्स फिट, कोर्ट को जो ठीक लगे बेटा उस ग्राउंड पर, उस आधार पर एग्जैक्टली बेटा कोर्ट फॉर्म को डिसॉल्व कर सकता है। याद रहेगा? तो मतलब सिंपल सी बात, ऑन एनी अदर ग्राउंड, ऑन एनी अदर ग्राउंड मतलब होता है आधार, बेस को बोलते हैं लो में, ग्राउंड, द कोर्ट फील्स फिट, कोर्ट को जो ठीक लगा, द कोर्ट फील्स फिट, कोर्ट फॉर्म को डिसॉल्व कर सकता है, ये याद रखना। एंड दैट इज योर डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म इज ओवर नाउ गाइस। थोड़ा स्पीड अप में पढ़ा हम लोगों ने इस पार्ट को, बड़ी खत्म हो गया। ठीक है, बोलो बोलो बोलो, एग्जैक्टली बेटा इक्विटेबल ग्राउंड बोलते हैं उसको। यस, डन डन डन, क्लियर है? क्या बातें याद रहेंगी? एंड दिस इज योर डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। एंड द नेक्स्ट क्लास विल डू सम एडिशनल पार्ट, दैट इज इंप्लाइड थ्योरी क्या होता है, राइट ड्यूटी क्या होता है, तो बात हम करेंगे कल अपने पास में। नहीं अभी बेटा, माइनर इज नॉट ए पार्टनर, उसके वजह राइट नहीं होता बेटा, माइनर इज नॉट ए पार्टनर, उसके पास ये राइट नहीं होता बेटा, अनलेस माइनर बिकम्स ए पार्टनर, उसके पास ये राइट नहीं है कि वो डिसोल्व करवा दे फर्म को। क्लियर हो गया? डन। और बोलो, बताओ बताओ बताओ। अरे आओ आओ मयंक सर, मयंक सर आए भैया, मयंक सर वेलकम वेलकम वेलकम। अरे मयंक सर कैसे हो भैया? हाँ जी, तो लो भैया मयंक सर को माइक देता हूँ, करो बातें। अरे भैया चश्मा निकल गया, गांधी जी बन गया मैं तो बच्चों ऐसा है कि नेक्स्ट क्लास से आपका लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक शुरू करूंगा, ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन के टॉपिक में आप लोग सभी प्रेजेंस रहिएगा, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग सबसे इजी है, 20 नंबर की लॉजिकल रीजनिंग है। तो जो बच्चे लॉ की क्लास में आते हैं या जो बच्चे बाद में रिकॉर्डिंग देखते हैं, उन सभी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि लॉजिकल रीजनिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मार्क्स फ्री के मार्क्स। 20 नंबर फ्री के भाई तुम्हारे, 20 नंबर सर, 20 नंबर मतलब ऐसे है ना जिसमें कोई ज्यादा मेहनत करनी नहीं, आपको कोई शॉर्ट ट्रिक याद नहीं करनी, कोई उसका पैटर्न याद नहीं करना, और आपको इतने इजी वे में समझ में आएगा कि आप उससे जितने भी कंपटीशन की तैयारी है वो सारे कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सर मयंक सर बच्चे डरते भी हैं लॉजिकल रीजनिंग में। मैंने मैक्सिमम, मैं बताऊं बात बताता हूँ, मैंने मैक्सिमम टीचर्स को देखा है, मैं स्पेसिफिक किसी का नाम मेंशन नहीं करूंगा यहाँ पे, लेकिन वो लॉजिकल रीजनिंग बच्चों को ना पहले मैथ्स पढ़ा देंगे, या तो मैथ्स पढ़ा देंगे, स्टेट पढ़ा देंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू लॉजिकल रीजनिंग तो या तो वो पढ़ाते नहीं है या उस पार्ट को स्किप कर जाते हैं, या कुछ पार्ट को स्पीड अप में खिंचा जाता है। क्यों? रीजन? सर एक्चुअली लॉजिकल रीजनिंग का मतलब आप समझिए लॉजिकल, समझ गया मैं वो concept। जहां लॉजिक की बात आएगी वहां पर लॉजिकल रीजनिंग शुरू होगी। और मेरा तो आप जानते ही है, कॉन्सेप्ट ही है मेरा ये कि मैं लॉजिक पे पढ़ाता हूँ, मेरे लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं खुद, मुझे फॉर्मूला नहीं आता, मैं इस कहां बार से भैया मैं ये बात तो बोलूंगा मैं इनसे को लेके कि इस बार अगर अपने मार्क्स चेक किए, एक तरफ मैं बाकी बच्चों के मार्क्स देख रहा था सर, बाकी स्टूडेंट्स के, जहाँ पे बच्चे मतलब ऑलमोस्ट यार फेल हो रहे थे मैथ्स के अंदर, या बहुत कम मार्क्स से पास हुए, मयंक सर के जो स्टूडेंट्स पढ़े हुए थे उनके मार्क्स 95, 96, 98 ऐसे नंबर बच्चों के आए हैं। एंड दैट इज रियली सरप्राइजिंग सर, बहुत सरप्राइजिंग मोमेंट था मेरे लिए कि बच्चों के नंबर इतने अच्छे आ रहे थे। 80 तो नॉर्मल क्रॉस था बच्चों का मैक्सिमम। 80s तो मतलब बहुत सारे बच्चों के आए हैं 80s में, हम्म। और इसमें सबसे ज्यादा मेहनत बच्चों की होती है। नहीं, effort बच्चों की हम तो सिर्फ पाथ दिखा सकते हैं, हम तो रास्ता बता सकते हैं, इस रास्ते पे चलना है आपको। और उसके बाद क्या लिखा हुआ, जप नाम बाबा जी। हाँ भैया, ये तो बाबा जी है, ये जप नाम वाले नहीं है बस, वो जप नाम वाले नहीं है, ये बाबा जी तो है। ये तो मैं खुद मतलब सुबह आता हूँ ना तो सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, क्योंकि भैया इनकी कृपा आती रहेगी तो सब कुछ आता रहेगा। ऊपर से नितिन भारद्वाज, ऊपर से कानून की समझ, लॉ की समझ,
तो सब कुछ इन्हीं से ही है। पूरा चाणक्य बना दो मेरे को। चलिए सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके सर। तो गाइस आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल। अपना ये पार्ट खत्म हो चुका है, नेक्स्ट टाइम हम लोग 80 वाले 90 वाले जाए। हाँ रोशनी, डेफिनेटली बेटा मार्क्स आए हैं, और सर के अगर आप देखोगे वीडियो भी प्रॉपर डला है, इसे बच्चों का बकायदा डिटेल पूरा शेयर किया गया है मैथ्स के अंदर, कितने अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। और लोग तो अच्छा आता है, हाँ आता है वो तो, लेकिन मयंक सर लिटरली मैं इस बार सच में सरप्राइज था मैथ्स के मार्क्स देख के, लिटरली बता रहा हूँ इस बारे में। कल अभी बेटा हम अपने इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कुछ पार्ट बचा हुआ है लाइक राइट एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर, ओके, इम्प्लाइड ड्यूटी वाला पार्ट करेंगे। तो कल हमारे पास में अपना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी खत्म हो जाएगा। शेलो गुड एक्ट खत्म हो चुका है, कल पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, एंड देन विल स्टार्ट फ्रॉम कंपनीज एक्ट। तो मिलते हैं कल, अभी जाओ, मिलते हैं कल। गाना गाओ, कौन सा? अरे बाय कहने का तरीका है भाई, कौन सा? बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन, बाय, टेक केयर, बाय, सी यू, टेक केयर बेटा। और सबने गाना गाया, थैंक यू, बाय बेटा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishi, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।